इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव आगरा पहुंचे हैं। सांसद रामजी लाल सुमन के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की थी। राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर करणी सेना ने सांसद आवास पर जमकर किया था हंगामा और अब रामजी लाल सुमन के परिजनों से मिलने के लिए प्रोफेसर रामगोपाल यादव पहुंचे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने कानून हाथ में लेते हुए जमकर अराजकता की थी रामजी लाल सुमन के आवास पर। ये हमला पूर्व नियोजित था ही और बड़े आला अधिकारियों की जानकारी में भी था। दुर्भाग्य की बात यह है कि उस वक्त भी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ से जरा सी दूर पर एक कार्यक्रम में थे, प्रशासन को जो सख्ती करनी चाहिए थी वो नहीं की। बुलडोजर लेके आ रहे थे, लाठी डंडे तलवार लेके आ रहे थे, इसके बावजूद किसी को नहीं रोका गया। तो इसका क्या निष्कर्ष निकाले? इस पर शासन का पूरा सहयोग रहा हमलावरों को, और इतनी बड़ी तादाद में आने के बाद गिरफ्तारियां कितनी हुई? कोई हुई गिरफ्तारी? 29 लोगों को हिरासत में लिया गया और रात को ही छोड़ दिया गया। क्या कहेंगे इसको? तो ये तो कहीं भी किसी को ये हक तो है नहीं कि आप जबरदस्ती हमला करने आके किसी लोगों को अभिव्यक्ति की सुनता है अधिकार है। संसद में सुमन जी ने जो कहा वो संसद में मामला निपटता, संसद में उठ रहा है, आज भी उठ रहा है। लेकिन हमला करे कि ये घर पे आके परिवार वालों को, आसपास परिवार छोड़िए, आप पड़ोसी लोगों के भी नुकसान हुआ, गाड़ियां टूटी, तो ये इसके लिए यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। सर, पीडीए की भी क्या तैयारी है इस हमले को लेकर? समाजवादी पार्टी ईद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करने जा रही है इस इशू को लेकर। और रामजी लाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ पर अखिलेश का पोस्ट। अखिलेश के ने आरोपियों के बयान का वीडियो जारी किया। लगता है यूपी सरकार कोई और चला रहा है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। तोड़फोड़ की वारदात में शासन प्रशासन की साठगांठ। अपने पोस्ट में यह भी लिखा उन्होंने, आरोपियों ने खुद ही पोल खोल दी। सीएम और क्या सबूत चाहिए आपको? सवाल अखिलेश यादव पूछ रहे हैं। अब क्या ये रिपोर्ट भी बदलवाएंगे? अखिलेश यादव का पोस्ट। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने प्रोटेस्ट किया ना, हमने प्रशासन से कुछ कहा ना उन्होंने हमें कुछ कहा। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने प्रोटेस्ट किया ना, हमने प्रशासन से कुछ कहा ना उन्होंने हमें कुछ कहा। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने प्रोटेस्ट किया ना, हमने प्रशासन से कुछ कहा ना उन्होंने हमें कुछ कहा। प्रशासन का धन्यवाद, प्रशासन ने प्रोटेस्ट किया ना, हमने प्रशासन से कुछ कहा। ये एक वीडियो जारी किया है अखिलेश यादव ने और जिसमें करणी सेना के कुछ कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ना प्रशासन ने हमारे लिए कुछ किया, ना हमें प्रशासन ने रोका, ना हमने उनको कुछ कहा। और इस बिना पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं यूपी सरकार पर। राणा सांगा विवाद पर इस बीच बोले रामजी लाल सुमन, मैंने जो कहा वो कड़वी सच्चाई है, मैंने जो कहा वो ऐतिहासिक तथ्य है। यानी रामजी लाल सुमन राणा सांगा पर दिए गए अपने बयान पर कायम है। जो बयान दिया था, देखिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैंने 21 मार्च को गृह मंत्रालय के कामकाज की जो समीक्षा थी उस पर भाषण देते हुए ये कहा था कि बाबर को राणा सांगा लेके आया था, वो उस सभापति ने एक्सपेंड कर दिया। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था और मैंने जो कहा था वे कड़वी सच्चाई है, ऐतिहासिक संदर्भ है उसका। तो रामजी लाल सुमन ने अपने बयान को लेकर एक बार फिर से अपनी बात रखी है और उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐतिहासिक तथ्य रखे अपने बयान पर जो कि कड़वी सच्चाई है। तो रामजी लाल सुमन का यह बयान सामने आया है और राज्यसभा के सभापति को एसपी सांसद की चिट्ठी। जी हां, आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन
ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। रामजी लाल सुमन राज्यसभा के सभापति को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। तो जो कुछ भी हुआ और जिस तरीके से उनके आवास पर यह तोड़फोड़ की गई, हमला किया गया, उसके बाद से उन्होंने ये पत्र लिखा है और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन, जिनका ये पत्र और इसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर है बीजेपी पर, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार पर। और अब देखिए ये पत्र भी लिखा गया है राज्यसभा के सभापति को। और आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने करणी सेना से जुड़े 2 लोगों पर कार्रवाई की है। हाथरस में करणी सेना के उपाध्यक्ष को हिरासत में लिया गया है, जबकि अलीगढ़ में करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष को हाउस अरेस्ट किया गया है। और एसपी महासचिव रामगोपाल यादव आगरा पहुंचे। सांसद रामजी लाल सुमन के परिजनों से मुलाकात की। रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना ने तोड़फोड़ की थी और उसके बाद उनसे ये मुलाकात की गई है उनके द्वारा। यूपी में ईद की नमाज पर पुलिस की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इस सख्ती पर अब सवाल उठ रहे हैं। ईद की नमाज पर नया विवाद तूल पकड़ रहा है, जिसके केंद्र में मेरठ और संभल पुलिस का नया फरमान है। यूपी में सड़क हो या फिर छत, नमाज की इजाजत नहीं होगी। सड़क पर नमाज अदा करने पर केस दर्ज होगा तो पासपोर्ट और लाइसेंस भी रद्द होंगे। मेरठ और संभल पुलिस की चेतावनी पर अब सियासी बवाल मचा हुआ है। नमाज पर सख्ती को लेकर सांसद जियाउर रहमान बर्क ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि छत कोई सरकार की संपत्ति नहीं है। छत पे नमाज पढ़ने से रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता। छत कोई सरकारी जगह नहीं है, ग्राम समाज नगरपालिका की नहीं है, एक व्यक्ति की विशेष जगह है। तो अपने घर पर भी अगर इबादत नहीं करेगा तो फिर वो कहाँ इबादत करने जाएगा। इससे पहले ईद की नमाज को लेकर संभल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संभल में एएसपी श्री चंद ने साफ शब्दों में कहा कि ईद की नमाज सड़क पर नहीं होने दी जाएगी तो छत पर भी नमाज की इजाजत नहीं होगी। सड़कों पर किसी भी तरह की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी और मस्जिद परिसर के अंदर ही एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी, यह सुनिश्चित किया जाएगा। और यूपी में मेरठ और संभल पुलिस के इस ऑर्डर से नाराजगी बढ़ गई है। इसका विरोध भी तेज हो गया है। अलविदा जुमे की नमाज पर शर्तें लागू करने पर जयंत चौधरी ने भी सवाल उठा दिए। मेरठ और संभल पुलिस के फरमान पर अब सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी यूपी पुलिस की सख्ती पर नाराजगी जताई। उन्होंने नमाज पर हो रही सख्ती को गलत करार दिया। जयंत चौधरी ने कहा कि पुलिस का यह आदेश लोगों की स्वतंत्रता पर हमला जैसा है। उन्होंने पुलिस के आदेश की ऑरवेलियन स्टेट से तुलना की। ऑरवेलियन स्टेट का मतलब तानाशाही से प्रेरित सरकार और व्यवस्था से है। वहीं मेरठ में मुस्लिम समुदाय के स्थानीय लोग भी पुलिस के आदेश का विरोध कर रहे हैं और पुलिस के फरमान पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अभी दिसंबर में शादियां थी, पूरा मेरठ जाम पड़ा था, क्या उन पे किसी पे मुकदमा हुआ? भाई मुसलमान इस देश का जो है नागरिक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने त्योहार मनाते हैं, सबको छूट है बराबर की। जैसे ये मुकदमे बाजी है, ये चीज़ें गलत हैं। भाई मुसलमान एक साल में एक बार नमाज पढ़ता ही थी। हमारे लिए क्यों है ये मुसलमानों के लिए? ये अपने आप को भी तो कंट्रोल करें। ये गलत हैं जो राय देते हैं रोड पर नमाज पढ़ो, अन्य तो नमाज तो कायदे में मस्जिद में ही होनी चाहिए। अलविदा जुमा और ईद की नमाज को लेकर प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद संभल के लोग क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इंशाअल्लाह इनमें ही मस्जिद में नमाज होगी और ईदगाह पर नमाज होगी। हम भले ही मस्जिद के अंदर दूसरा के दो दफा नमाज पढ़ेंगे, 2 दफा अदा कर देंगे, हमारा पूरा इंतजाम है। कोई ऐसी वो नहीं होगी। संभल के अंदर हम कोई ऐसा नहीं चाहते, बहुत अच्छे से इंतजाम है हमारा। तो मस्जिदों में ही नमाज होती है और ईद की नमाज जो है वो ईदगाह पे होती है, न छत पे होती है न रोड पे होती है। और सुकून के साथ रहें, बस यही पैगाम है कि अपने मुल्क के अंदर सुकून और शांति की दुआ करें और सुकून और शांति के साथ रहें। पेड़ों तो कुछ आगे बढ़ लेंगे या दूसरी मस्जिदों में चढ़ाएंगे अंदर मोहल्ले। बेहतर यही है कि नमाज जो है वो मस्जिद में ही होगी, सड़कों पर रोड पर नमाज नहीं होगी, न किसी छत पे होगी नमाज। और हमारे भी सारे मुसलमान भाई का भी यही है कि हम नमाज अपनी मस्जिद में पढ़ेंगे, नमाज ही मस्जिद में पढ़ी जाएगी।
अगर ऐसा होएगा कि ज़्यादा पब्लिक हो रही है तो उसे डबल सेक्टर में नमाज कर दी जाएगी, ताकि नमाजियों को कोई नमाज भी हो जाएगी और प्रशासन की बात भी रह जाएगी। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है और हमें सुगंध पसंद है। बीजेपी ने इस पर क्या जवाब दिया है, ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश यादव ने यूपी में गौशाला को लेकर बयान देते हुए बीजेपी पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्पसंद करते हैं, बना रहे हैं, हम पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जो गाय गोवंश टहलता था उसको लोग काट देते थे, उसका मांस का व्यापार आम बात हो गई थी, वो योगी जी ने बंद कर दिया। तो गौशालों में आप दुर्गंध और सुगंध क्यों तलाश रहे हो? गौशाला में सनातन की आस्था को तलाशो। ये गौ माता है, इनको माता कहा जाता है और माँ पर टिप्पणी नहीं की जाती है। रमजान के आखिरी जुमे की नमाज और ईद के मौके पर मेरठ में सुरक्षा सख्त है। मस्जिदों के बाहर नोटिस लगाया गया है कि सड़क पर नमाज न पढ़ी जाए। मेरठ के लोगों ने भी प्रशासन के इस कदम का समर्थन किया है। 28 मार्च को अलविदा जुम्मा है और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि 31 या 30 मार्च के आसपास ईद भी हो सकती है। इसी को लेकर मेरठ पुलिस अलर्ट है। आप देखिए कि यहाँ पर हम मौजूद हैं, सोतीगंज के मुख्य मार्केट में मौजूद हैं और ये दिल्ली रोड है, जहाँ पर पूरी व्यवस्था यहाँ पर बनाए हुए हैं पुलिस कर्मचारी। और यहाँ पर 2 दरोगाओं के साथ तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। जो धर्म गुरु हैं मुस्लिम समाज से, उनसे भी बातचीत हो चुकी है। और ये मस्जिद है यहाँ पर मुख्य चौराहे पर, तो इस मुख्य चौराहे की मस्जिद पर भी पूरी व्यवस्था अलविदा जुम्मे और ईद की नमाज को लेकर बनी रहे। आपको क्या लगता है कि ये फैसला लिया गया है कि सड़क पे नमाज ही पढ़ेंगे, अगर पढ़ेंगे तो मुकदमे दर्ज हो जाएंगे, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अब बताओ इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ जनाब, मगर यह है कि मस्जिद में ज़्यादा बेहतर है। नमाज अच्छी मस्जिद में ही होती है। क्या कहना है आपको? ठीक है, गवर्नमेंट कर रही है, बढ़िया सुरक्षा कर रही है। सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए मना करा है? नहीं, सड़क पे नहीं पढ़ी जाएगी, अपने अंदर ही पढ़ी जाएगी। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं कि सड़क पे पढ़नी चाहिए नमाज या बाहरी? नहीं, अगर उसका नुकसान होता तो फिर सड़क पे नहीं पढ़नी चाहिए। और वहीं मेरठ की पुलिस चौकी में रोजा इफ्तार पार्टी मामले में कार्रवाई हो गई। चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। ये इफ्तार है, टेबल खाने पीने की चीजों से भरी है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पहुंचे हैं। तस्वीरें मेरठ के जाकिर कॉलोनी चौकी की है। इस रोजा इफ्तार पार्टी के लिए पुलिस कर्मियों ने मेहमानों के लिए कुर्सियां और पंडाल सजाए। बताया जाता है कि चौकी प्रभारी शैलेंद्र प्रताप सिंह ने चौकी में ही रोजा इफ्तार पार्टी रखी थी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और चौकी प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस संबंध में जानकारी की गई तो चौकी प्रभारी जाकिर कॉलोनी श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह द्वारा कुछ व्यक्तियों के साथ पार्टी की जा रही है, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के क्रम में शाम को चेकिंग आदि की जाती है। इस प्रकार शासकीय कार्यों के निर्वहन के दौरान लापरवाही और उदासीनता बरतने के संबंध में और इस समय पार्टी करने के दृष्टिगत इनके विरुद्ध रिपोर्ट प्रेषित की गई है, जिसके क्रम में एसएसपी महोदय द्वारा इनका स्थानांतरण पुलिस लाइन कर दिया गया है एवं जाँच संस्थित कर दी गई है। दरअसल मेरठ के एसपी ने लोहिया नगर थाना क्षेत्र में 17 मार्च को ही चौकी का उद्घाटन किया था। इफ्तार पार्टी को लेकर शैलेंद्र प्रताप को लाइन हाजिर करने के पीछे तर्क दिया जा रहा है कि उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया। यूपी के बाद दिल्ली में भी नमाज पर विवाद बढ़ गया है। अब बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने सड़कों पर नमाज रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की है। ये लेटर बीजेपी विधायक करनैल सिंह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि सड़क और सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने से आम लोगों को दिक्कत होती है। इससे एम्बुलेंस और स्कूल बस जैसी सेवाएं प्रभावित होती हैं। ऐसे में धार्मिक गतिविधियां निर्धारित स्थान पर ही हों, पुलिस और प्रशासन जरूरी कदम उठाएं। 9 दिन सभी दिल्ली के अंदर मीट की दुकानें बंद होंगी। हम सबसे पत्र लिखकर भी भेजेंगे, अनुरोध भी करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है मेरे मुसलमान भाई इसका सम्मान करेंगे। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जो शुक्रवार है इसको तमाम जो सार्वजनिक जगह हैं
उन पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। वहीं इस नमाज विवाद पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। भाजपाई बीच बीच में बोलते हैं कि ऐसे नहीं होगा, वैसे नमाज नहीं होगी, ऐसे पूजा नहीं होगी, मीट की दुकान। अरे मीट की दुकान बंद होनी चाहिए, चलो KFC बंद कराओ, तुम्हारी हिम्मत है तो। भाजपाइयों के भी तो तमाम रेस्टोरेंट हैं जहां मीट मुर्गा सब बिकता है। और दिल्ली विधानसभा में मीट दुकानों का मुद्दा भी उठा। PWD मंत्री परवेश वर्मा का बयान, सड़कों पर गैर कानूनी दुकानदारों का अतिक्रमण है। गैर कानूनी मांस मछली वालों ने अतिक्रमण किया हुआ है। अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए। समय सीमा में एनक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली में ही सारी सड़कों पर ही इंक्रोचमेंट है, चाहे वो PWD की हो, चाहे वो MCD की हो। हमें देखते हैं कि जगह जगह पर बहुत सारे मांस मच्छी वाले इलीगल तरीके से बिना लाइसेंस के वहां पर बैठ गए हैं, और भी बहुत सारे रेडी पटरी वालों ने कब्जा कर रखा है। तो ये प्रक्रिया ये होती है कि जो भी संबंधित विभाग की सड़क होती है वो एक वहां पे STF बनाई होती है SDM के नेतृत्व में। वहां पे STF में कंप्लेंट जाती है, और इसमें मैं देख रहा था जो हमने लिखित में जवाब दिया है, जो भी सारी इंक्रोचमेंट है सारी STF में अवेटिंग है, मगर हम इसकी समय सीमा तय कर रहे हैं कि एक समय सीमा में इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। STF एक समय सीमा में एक्शन ले, इसकी हम व्यवस्था कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस वर्मा कैश कांड में बड़ी खबर है। कई बार एसोसिएशन के अध्यक्ष CJI से मिलने पहुंचे इलाहाबाद। लखनऊ बार एसोसिएशन शामिल। बार एसोसिएशन की मांग, मामले में जवाबदेही तय हो। जस्टिस वर्मा के मामले में जांच सही दिशा में। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि जस्टिस वर्मा कैश कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कई सारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष CJI से मिलने पहुंचे हैं। इसमें इलाहाबाद और लखनऊ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शामिल हैं। बार एसोसिएशंस की तरफ से मांग की गई है कि मामले में जवाबदेही तय हो। जस्टिस वर्मा के मामले में जांच सही दिशा में हो। तो बार एसोसिएशन की तरफ से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा और CJI के सामने इस विषय को रखा गया है। जांच की मांग की गई है, जवाबदेही तय करने की बात कही गई है। लखनऊ इलाहाबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी इसमें शामिल रहे हैं इस मुलाकात में, और यह मांग की गई है कि इस मामले की जांच सही दिशा में हो। पीयूष पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पीयूष, मुलाकात हुई, क्या क्या बात हुई? बिल्कुल, देखिए, जस्टिस CJI से मिलने के लिए जो आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधि पहुंचे थे, वो अभी थोड़ी देर पहले CJI से मिलने के लिए पहुंचे हैं। और इस मामले में उन्होंने मुलाकात का समय नहीं लिया था, लेकिन बताया जा रहा है कि CJI ने उन्हें वक्त दे दिया है, और थोड़ी देर में वो जब बाहर आएंगे तब ये स्पष्ट होगा कि आखिर उनकी CJI से क्या बात हुई। क्योंकि उनका मसला ये है कि जो जुडिशरी में भ्रष्टाचार है उसको लेकर के वो रिप्रेजेंटेशन देना चाहते थे CJI के समक्ष, और उन्होंने कोई समय नहीं लिया था। इसके बावजूद CJI की ओर से समय दिया गया है। ये जानकारी भी सामने आ रही है। जी रवि, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और संसद परिसर में अक्सर धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की तस्वीरें सामने आती रहती हैं, मगर बुधवार को संसद परिसर में हुई एक घटना की हर कोई चर्चा कर रहा है। देखिए खास तस्वीरों के साथ ये रिपोर्ट। संसद में मोस्ट ग्लैमरस लेडी, ब्यूटी क्वीन और नेताजी परिसर में दिखा चुटीला अंदाज। 3 अलग अलग दलों के सांसदों के बीच हंसी मजाक के हल्के फुल्के पल। बुधवार को हुई इस घटना की आज सांसदों के बीच चर्चा देखी गई। दरअसल हुआ यूं कि नई संसद के मकर द्वार से सदन में जा रहे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की नजर अचानक से गेट पर अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत पर पड़ी। वो रुके और फिर हल्के फुल्के अंदाज में बोले कि आज मेरा दिन अच्छा है। इंडिया की ब्यूटी क्वीन भी यहाँ पर है, जिस पर हरे रंग की साड़ी में आई कंगना ने तपाक से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे दादा ऐसा नहीं है। कंगना रनौत और कल्याण चटर्जी की चर्चा के बीच अचानक से कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी गुलाबी साड़ी में मकर द्वार से निकल रही थी, तो कल्याण बनर्जी ने प्रियंका की तरफ अपना रुख किया और हंसते हुए कहा, मोस्ट ग्लैमरस लेडी। इस पर प्रियंका हंस पड़ी और कल्याण बनर्जी से बोली, नहीं नहीं, मैं कोई ग्लैमरस नहीं हूँ। कल्याण बनर्जी ने फिर दोहराया, आप हैं। उनकी बातों पर हंसते हुए प्रियंका गांधी अपनी गाड़ी की तरफ चली गई।
इसके बाद फिर कल्याण बनर्जी और कंगना के बीच चुटीला संवाद शुरू हुआ और दोनों सांसद एक दूसरे से हल्का फुल्का मजाक करते हुए नजर आए। शिवसेना यूबीटी की तरफ से महाराष्ट्र के पुणे में पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर के जरिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसा गया। कॉमेडियन कुणाल कामरा के गाने विवाद के बाद अब पुणे में इस तरह के पोस्टर नजर आए। पोस्टर में दिखाया गया कि कुणाल कामरा एकनाथ शिंदे की दाढ़ी खींच रहे हैं। इस पोस्टर से सवाल किया गया कि क्या महाराष्ट्र में ठाणे, रिक्शा, चश्मा, दाढ़ी, गुवाहाटी और गद्दार जैसे शब्दों पर प्रतिबंध है। बता दें कि अपने शो में कुणाल ने फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने की पैरोडी बनाई और शिंदे के नाम लिए बिना उन्हें गद्दार कहकर पुकारा था। उन्होंने शिवसेना में 2022 और एनसीपी में 2023 की टूट पर भी मजाक उड़ाया था। उनके इस अंदाज ने महाराष्ट्र में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। इस शो के बाद शिवसेना समर्थक काफी नाराज नजर आए। उन्होंने रविवार की रात खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की, जहां पर शो हुआ था, और साथ ही उस होटल को भी नुकसान पहुंचाया जिसमें क्लब है। इस मामले में कुणाल कामरा पर मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं अब इन पोस्टर के जरिए शिवसेना यूबीटी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के सियासत में नई जंग छेड़ दी है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पोस्टर को हटा दिया गया है। और देश में पीने के पानी की समस्या दूर करने के लिए मोदी सरकार ने कई पहल की है। इनमें से एक मिशन अमृत सरोवर भी है, जिसने पानी की उपलब्धता बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा की है। ये रिपोर्ट देखिए। पानी की कमी से जूझने वाले क्षेत्रों के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी पानी की उपलब्धता बनी रहे, इसके लिए मोदी सरकार ने मिशन अमृत सरोवर शुरू किया। पानी की कमी और सतही और भूजल की उपलब्धता बढ़ाने में मिशन अमृत सरोवर ने बड़ी भूमिका निभाई है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने लोकसभा को बताया कि मिशन अमृत सरोवर के तहत 68,000 वाटर बॉडीज को बनाया या पुनरुद्धार किया गया है। मिशन अमृत सरोवर 2022 में लॉन्च किया गया। मिशन के तहत हर जिले में 75 अमृत सरोवर के पुनरुद्धार का लक्ष्य है। पूरे देश में 50,000 सरोवरों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जाना है। इनमें से सबसे ज्यादा 16,630 अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 5,839, कर्नाटक में 4,056 और राजस्थान में 3,138 सरोवर का निर्माण या पुनरुद्धार किया गया। मिशन अमृत सरोवर के तहत सरोवर मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, हर खेत को पानी जैसी स्कीम में बनाए जा रहे हैं। मिशन अमृत सरोवर के दूसरे चरण में पानी उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यावरण संतुलन को भी ध्यान में रखा जाएगा, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए एक अच्छी स्थिति मिले।